नमस्कार, आभार, अभिनंदन। 2 बज गए हैं और 2 बजे जुड़ते हैं हम रोज आपके साथ और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपकी वित्तीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर रोज एक नए विषय पर हम बातचीत करते हैं और एक नए एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज की चर्चा शुरू करें। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर के। हर बृहस्पतिवार हम पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे पे बातचीत करते हैं और खासतौर से जोर 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर होगा। जैसे कल हम म्यूचुअल फंड में बात कर रहे थे तो फोकस जो है, सवाल तो हर तरह के हमने लिए, लेकिन फोकस था रिटायरमेंट को लेकर के। आज बच्चों के बारे में, बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा, किस तरीके से प्लानिंग आपको करनी चाहिए, इस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बाकी जो आपके सवाल होंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर, उस पर भी बातचीत करेंगे। आज के मेहमान से रूबरू कराएं उससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, कोई सवाल है आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तरीका वही पुराना, बहुत आसान। 93112187 ये हमारा नंबर है, दूरभाष क्रमांक है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप करके अपना सवाल आप हमें भेजिए। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप जो कमेंट करते हैं उसका भी प्रश्न का उत्तर हम कोशिश करते हैं कि चर्चा के दौरान हम लें। 93112187 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है। ईमेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, my9query@tv9.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर अवश्य लिखें और सवाल थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखें। क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आपकी उम्र है, कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, ताकि उतनी ही डिटेलिंग से जब हम अपने एक्सपर्ट से जुड़े तो हम उतनी ही विस्तार पूर्वक आपको उत्तर भी दे सकें। तो चलिए अब आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन आपका। और ये हमने जो नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें जब शुरुआत हुआ था इस कार्यक्रम की, हमने शुरुआत की थी, तब जो है हमने आपके साथ शुरुआत की थी और अब हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ लगातार रोज़ बरोज़ जुड़ रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड का और पर्सनल फाइनेंस को लेकर के आज हम खासतौर से बच्चों की शिक्षा पर बातचीत कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि अगर 3-4 साल 5 साल का किसी का बच्चा है, तो अब बाकी सवाल भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस तरह की प्लानिंग, किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि 10-15 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए अगर आवश्यकता हो तो एक लमसम अमाउंट जो है व्यक्ति के पास पड़ा रहे। जी बिल्कुल जी। बच्चों की प्लानिंग जो होती है वो खासकर बड़ी इमोशनल होती है। और कई बार निवेश में क्या होता है कि हम उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत प्रोडक्ट लेते हैं। बाजार में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आप पाएंगे कि बच्चों की स्पेसिफिकली निकाले गए हैं, बच्चों के लिए अट्रैक्शन है, लेकिन शायद उस मापदंड में सही नहीं बैठते हैं जहाँ आपको एक बड़ा अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो जी। किसी भी निवेश को करने से पहले आप अच्छी वाली परख लें उसको, क्या वाकई में वो आपके लक्ष्य को मीट करेगा, आपकी बच्चे के लिए जो पढ़ाई के लिए जो खर्चा आपको करना है उसको वो मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और तो उसके नफा नुकसान क्या है, उसके बाद ही बच्चों के लिए किसी भी तरह का निवेश करना चाहिए। तो ये बात सही है आप कह रहे हैं और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल अब यूट्यूब पे भी आने लगे हैं इस बात को लेकर के कि अब एक एक करके हम सवाल लेंगे और पहले दर्शक से हम बातचीत करते हैं। उससे पहले मृगांक शेखर जी ने एक प्रश्न पूछा है यूट्यूब के ऊपर और ये हेलो बोल रहे हैं। हेलो मृगांक जी, और सवाल इनका है कि अगर एडवांस स्कूल फीस की बच्चे के लिए जो है किस तरीके से जो है हमें पैसे निवेश करने चाहिए ताकि बच्चे की जब एडवांस पढ़ाई शुरू हो, जो महंगी खर्चे, मुझे लगता है शायद ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो प्राइवेट कॉलेज उसकी फ़ीस होती है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए क्या मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या सीधे शेयर बाज़ार में पैसे लगाने चाहिए। ये बहुत सवाल आ रहे हैं इस तरह के कि सीधे शेयर बाज़ार में लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाएं। देखिए, सीधे शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड के माध्यम से, आप शेयर बाजार अगर आप समझते हैं और आपको एनालिसिस करना आता है तो शेयर बाजार अच्छा है। लेकिन अगर आप उतने एक्सपर्ट नहीं है, आप नहीं समझ सकते, तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा रूट है। उसमें आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है कि अच्छा आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो जी। मेरी राय तो ये होगी कि आप म्यूचुअल फंड का रूट पकड़ें। शेयर बाजार में जब तक आप खुद एक अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते, खुद आप समझ नहीं रखते, तो शेयर बाजार से दूर ही रहें। म्यूचुअल फंड का रूट मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। ज्यादा अच्छे आप चुन चुन सकते हैं चीजों को। आप बहुत कैटेगरीज जो है उसमें से आप चुन सकते हैं और अपने लक्ष्य के हिसाब से आप चुन सकते हैं। चलिए, तो आशीष जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिला होगा। नहीं मिला होगा तो कार्यक्रम में बने रहिए और इस पर विस्तार पूर्वक कभी हम पूछेंगे कि किस तरह के फंड में पैसे लगाने चाहिए। उस फंड की डिटेलिंग के लिए इस पूरे कार्यक्रम में आपको बने रहना होगा। आशीष रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जौनपुर से हैं। आशीष जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं आशीष जी? जी सर हम बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं सर आप? सर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब टीचर करते हैं। हैं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, टीचर हैं। बताइए आशीष जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप?
सर एक बार तो और क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम कर रहे हैं। जी जी। हमारा मतलब कि अभी तो हम 3-4 महीने पहले से हमने अपना SIP चालू किया है। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए फंड थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा तो मैं अच्छा। उसको थोड़ा चाहता हूँ कि आपके माध्यम से उसको सही कर पाऊँ। ठीक। तो पहला मेरा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट के लिए भी, सेविंग के लिए भी है, तो एक मेरा टैक्स सेवर फंड है हमारा, जो कि जी। 5,000 चलता है। और अच्छा मैंने पारिक फ्लेक्सी कैप ले लिया है। तो अच्छा। लॉन्ग लार्ज कैप के लिए मैं ये दो लेके चल रहा हूँ। और जी। UTI निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 हमने किया था, जो कि हम सोच रहे हैं कि अब बंद कर दें। अच्छा। और मोतीलाल ओसवाल का जी इंडेक्स फंड है, जी स्मॉल मिड कैप का 150 वाला। जी और स्मॉल कैप में केनरा और क्वांट का हमारे पास है। जी और जी। एक इंटरनेशनल फंड है नैस्डैक 100 का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलिए तो ये जो पोर्टफोलियो है, एक बार हम चाहेंगे कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं जितेंद्र सोलंकी जी, उस पर वो भी इस पर गौर करें। जरा ग्राफ आप दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ताकि जितेंद्र जी उसको देख सकें। एक इन्होंने इंटरनेशनल फंड लिया हुआ है सर, ICICI नैस्डैक 100 का। इसके अलावा मेरा टैक्स सेवर फंड ले रखा है, पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, टैक्स सेविंग, इंटरनेशनल, इस तरह के इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। कैसे देख रहे हैं? हालांकि स्मॉल और मीडियम में हम देख रहे हैं 3 फंड है, क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी राय में स्मॉल और मिड कैप पे इन्होंने काफी बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर आप पराग पारिक को भी देखें तो उसमें भी 30% के अराउंड जो है, 33% के अराउंड मिड और स्मॉल कैप रहता है। और बाकी इंटरनेशनल रहता है। तो इंटरनेशनल और मिड और स्मॉल कैप पे पूरा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। मेरी राय में ये थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो है, इन द सेंस कि आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। और स्मॉल कैप में जब आप एक्सपोजर लेते हैं तो आपका होराइजन काफी लंबा होना चाहिए। इनको जो पोर्टफोलियो में बदलाव करना है वो है लार्ज कैप को इनको ऐड करना है, क्योंकि लार्ज कैप एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है आपके पोर्टफोलियो को। तो जब भी आप इस तरह का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये कोशिश करें कि 60-70% लार्ज कैप हो और बाकी मिड और स्मॉल कैप में आप एक्सपोजर ले सकें। तो मेरी राय में कुछ स्मॉल कैप को रिप्लेस करके इनको लार्ज कैप फंड जो है वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए। जी। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं, और आशीष गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार। सर नमस्कार। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं आप? हाँ सर बिल्कुल। जी। और बताइए सर, क्या करते हैं आप? सर बस एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं यहाँ। अच्छा अच्छा। प्रश्न क्या है सर आपका? मैं एक ना, मेरी बेटी है 3 साल की। अच्छा अच्छा। मैं उसके हायर एजुकेशन के लिए हर महीने करीब 10,000 रुपए कहीं पार करना चाहता हूँ, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 10,000 रुपये तो हर ये महीने समझ नहीं हाँ, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ मतलब अच्छा रिटर्न मिलेगा, मैं कहाँ निवेश करूँगी। अच्छा अच्छा। 10,000 रुपये हर साल, हाँ, हर महीने हर आप महीने। हर हाँ, महीने आप लगाना चाह रहे हैं। हाँ, और हम ये मान के चलते हैं कि जो आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो शायद अब से 15 साल बाद आपको हाँ, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब बिटिया हाँ, 18-19 साल की हो जाए। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह देते हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, अब ये 10,000 रुपये हैं, क्या किसी एक फंड में एक साथ इनको पैसे लगाने चाहिए? 3 साल की इनकी बिटिया है, 10-15 साल का इनका नज़रिया हम मान के चल रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या 2-3 फंड के अंदर लगाने चाहिए, या फिर 10,000 रुपये अगर टोटल बजट है तो एक ही फंड में सारे पैसे लगा देने चाहिए? और वो कौन कौन से फंड होंगे आपके पसंदीदा? जितेंद्र जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी। जी। जितेंद्र जी, अभी आपने प्रश्न सुना। इनके पास 10,000 रुपये हर महीने ये निवेश करना चाहते हैं। 3 साल की जी इनकी बिटिया है और हायर एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं। तो मान के चले कि 10-15 साल बाद ही इनको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 10,000 रुपये इनको, जो टोटल इनका अमाउंट है, वो हर महीने एक ही फंड में लगाना चाहिए, अलग अलग फंड में लगाना चाहिए? अलग अलग फंड में लगाना चाहिए तो कौन से ऐसे फंड हो सकते हैं जो कि 10-15 साल बच्चे की पढ़ाई के लिए सुरक्षित रिटर्न के लिहाज से और अच्छे रिटर्न के लिहाज से कौन से रहेंगे? जी, देखिए, 10,000 रुपये इनको मंथली निवेश करना है। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं और 10,000 को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेरी राय में 6-7 हजार जो है इनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी 3,000 ये मिड कैप फंड्स हैं, उसमें जो है एक्सपोजर ले सकते हैं। अब लार्ज कैप में UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, इसके अंदर जो है ये एक्सपोजर ले सकते हैं। वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो इसमें जो मैंने फंड्स के नाम दिए, इसमें ये एक्सपोजर अपना डिवाइड कर सकते हैं और 5-6 हजार जो है वो लार्ज कैप में रखें, बाकी जो है दूसरे फंड्स के अंदर डिवाइड करें। तो मेरी राय में वो जो है एक्सपोजर पोर्टफोलियो का वो बेहतर रहेगा।
जी, तो आपको कुछ फंड बताए गए हैं, उन फंड में आप निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बिटिया बहुत आगे अच्छी पढ़ाई करे और आपके पास जितना वो पढ़ना चाहें उसको पढ़ाने के लिए आपके पास रकम की कमी ना पड़े। शुभम तिवारी जी ने लखनऊ से हमें प्रश्न भेजा है और लेकिन इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन प्रश्न चूंकि इन्होंने भेजा है तो उसको हम निश्चित रूप से अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने 4 ELSS में 3-3 हज़ार रुपये ये निवेश कर रहे हैं और जानना ये चाह रहे हैं शुभम जी कि क्या इनका ये निवेश सही है। तो जरा ये कौन कौन से फंड हैं वो जरा हम अपनी स्क्रीन पे दिखा दें ताकि ये जो है इस पर निर्णय कर सकें। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने ले रखा है जिसमें ये 2,500 रुपये लगा रहे हैं। नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी 2,500 रुपये लगा रहे हैं। क्वांट मिड कैप फंड में इन्होंने 2,500 लगा रहे हैं और एक स्मॉल कैप फंड लिया है। तो एक निफ्टी 50 ले रखा है, 2 इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप ले रखे हैं, एक फ्लेक्सी कैप ले रखा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनका निवेश सही है, सुरक्षित है और क्या रिटर्न या कुछ पोर्टफोलियो में आप इनके बदलाव करना चाहेंगे। देखिए, पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो अभी भी आप इनके एक्सपोजर जो है वो काफी मिड कैप स्मॉल कैप उसके अंदर पाएंगे। तो मेरी राय में थोड़ा एक लार्ज कैप फंड भी जो है इनको इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले रखा है विच इज अ लार्ज कैप फंड इंडेक्स फंड। एक लार्ज कैप फंड और इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए और मिड और स्मॉल कैप में से किसी एक में एक्सपोजर लेके चलना चाहिए। अगर स्मॉल कैप इनका होराइजन अगर 20 साल से ऊपर का है तब स्मॉल कैप में मैं सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज मिड कैप तक रख सकते हैं। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड आप चुनते हैं तो आप ये देखिए कि इसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इंटरनेशनल सभी का एक्सपोजर है फ्लेक्सी कैप फंड में। तो वो एक्सपोजर भी आप काउंट करके चलिए और उसके बाद देखिए कि आपके टोटल पोर्टफोलियो में एक्सपोजर कितना हो रहा है। तो मेरी राय में एक लार्ज कैप फंड और इंट्रोड्यूस उनको करना चाहिए तो पोर्टफोलियो जो है बेहतर हो जाए। तो एक लार्ज कैप आपको ऐड करना चाहिए तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और संतुलित हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल राजेश तिवारी जी ने भी हमें भेजा है, लेकिन उस पर चर्चा करें उससे पहले एक सवाल पहले हम जान लेते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, जैसे कि जिस तरह के जो सवाल आते हैं लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो में भेज रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है। एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, किस किस तरह के फंड रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए वो लगाना चाह रहा है, अगर लमसम एक साथ लगा रहा है, अगर हर महीने मान लीजिए 10 से 15 हज़ार रुपये कोई निवेश करना चाह रहा है, तो किस तरीके से उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें। कितना हिस्सा मिड कैप का होना चाहिए, कितना लार्ज कैप का होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए। आपके हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम किसी आइडियल पोर्टफोलियो जी सर। देखिए, जब हम एक आइडियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो अगर हम प्लेन उस पे जाए तो शायद 60-40 का रेशियो एक बड़ा आइडियल रेशियो है कि 60% इक्विटी में कर दिया आपने, 40% डेट में कर दिया। अब इसके अलावा आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं कंसीडरिंग आप क्या लाइफ स्टेज है, क्या रिस्क एपेटाइट है आपकी। ज्यादा है तो आप 60 को 70-75 ले आ सकते हैं, कम है तो 60 को 50-40 पे आप जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट 60-40 का रेशियो एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। तो 60% इक्विटी में और 40% डेट में आप रखिए। अब इक्विटी के अंदर भी जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप डिफरेंट कैटेगरीज को लेके आप मार्केट कवर कर सकें। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी है, आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप भी है, आपके पोर्टफोलियो में दूसरी कैटेगरी भी है। आप अगर एक अच्छे रिस्क टेकर हैं तो थोड़ा बहुत सेक्टर एक्सपोजर आप ले सकते हैं, बट 5% के अराउंड। ये जो 60% का भी इक्विटी एक्सपोजर है, इसमें अगर आप 70% के अराउंड अगर लार्ज कैप रखते हैं, बाकी 25-30% अगर आप दूसरी कैटेगरीज रखते हैं तो एक बड़ा अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बनता है। तो मेरी राय में 60-40 ओवरऑल एसेट एलोकेशन हो और 60 के अंदर आपका अगर 70-75 लार्ज कैप हो तो आपके पोर्टफोलियो जो है बेहतर होते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो तमाम हमारे दर्शक जिनके प्रश्न अगर हम नहीं भी ले पाए तो वो इस फॉर्मूले को जो है निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। अगले दर्शक, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम ये कोशिश करते हैं किसी एक दर्शक को अपने साथ बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके पोर्टफोलियो पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए और बाकी जो दर्शक हैं उनको भी पता लग पाए कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए अपना। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंस जी, जो कि अहमदाबाद से हैं। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है। केम छो? सर नमस्कार, मैं गुजरात में रहता हूँ लेकिन गुजराती नहीं हूँ सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। जी सर। अच्छा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए, तो फिर तो आप बगल में रहे, लेकिन गुजरात में आप हैं, कामकाज कर रहे हैं। कितना समय हो गया गुजरात में काम करते हुए?
सर 3 साल हो गया है सर गुजरात में रहते हुए। चलिए, बहुत अच्छी जगह है गुजरात सर, और ख़ासतौर से अहमदाबाद हम जब भी गए हैं बहुत प्रेम करते हैं लोग, और बड़े संख्या में दर्शक हमारे जो है वहाँ पे जुड़ते हैं हमारे साथ। बताइए सर, आज पहला आप अपना प्रश्न बताइए, फिर आगे चर्चा करते हैं। सर देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है सेल्फ स्टडी के तौर पे। अच्छा अच्छा मेरा टाइम ओरिजिन है अराउंड 10 ईयर प्लस का वेल्थ क्रिएशन। अच्छा अच्छा। और कितने तो समय से पैसे मेरा लगा रहे हैं आप? करीब 2 साल हो गए मुझको लगाते हुए। 2 साल हो गए हैं पैसे लगाते हुए। अच्छा, और 10 साल में आप एक रकम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अभी कितने पैसे आप हर महीने लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं? अभी सर मेरा म्यूचुअल फंड का जो मैंने पोर्टफोलियो शेयर भी किया है उसमें जी। 20,000 पर मंथ है। 20,000 बाकी पर मंथ। 23,000 अराउंड एनपीएस में जाता है, वो कंपलसरी है, वो तो जी। जाता ही है मतलब। और अराउंड 40,000 मेरा प्रोविडेंट फंड में जाता है। चलिए, तो पर मतलब मंथ। अच्छी खासी रकम आप सेव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जरा आगे बातचीत बढ़ाएं, जरा इनके पोर्टफोलियो को हम चाहेंगे स्क्रीन पर लेके आ जाएं, और ताकि थोड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हो जाए। अब यहाँ पर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान इन्होंने ले रखे हैं सर जितेंद्र जी। मोतीलाल ओसवाल के S&P 500 इंडेक्स में इन्होंने निवेश कर रहे हैं 2,000 रुपये महीना। पराग पारिक का टैक्स सेवर ग्रोथ प्लान इन्होंने ले रखा है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 7,000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं। SBI निफ्टी भी इन्होंने एक ले रखा है डायरेक्ट प्लान, 5,000 रुपये वहाँ लगा रहे हैं। और SBI निफ्टी मिड कैप में भी इन्होंने 3,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, तो करीब 20,000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं। इनसे बातचीत आगे करें, लेकिन उससे पहले एक जनरल व्यू ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपका क्या है जितेंद्र जी? देखिए, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो हालांकि काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है आपने, जो है लार्ज कैप इंडेक्स भी इंट्रोड्यूस कर रखा है, फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटीज है, फंड है, और दूसरी कैटेगरीज के भी फंड है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रिंस? हाँ सर, वो पोर्टफोलियो में दरअसल कुछ जो मैंने भेजा था थोड़ा चेंज कर दिया है पोर्टफोलियो, शायद गलती से कुछ हो गया है। जी बताइए। हाँ, मेरा टोटल 5 फंड है मेरे पास, जी। जिसमें पराग पारिक का सिर्फ एक टैक्स सेवर है बस। अच्छा पराग अच्छा पारिक अच्छा। हाँ, सिर्फ चलिए, टैक्स हो सेवर सकता है है। कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई। जी चलिए, जी। आप जो पोर्टफोलियो है, इसके इधर आपके पास कौन कौन से फंड हैं? ये पूरा पोर्टफोलियो गलत है या कुछ एक फंड गलत हुए हैं? नहीं, एक फंड ज्यादा आपने लिया हुआ है, बाकी अच्छा, एक फंड ज़्यादा हो गया है। चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई हो। बाकी जी, अपनी बात आप कंटिन्यू करें जितेंद्र जी। देखिए, मैं ओवरऑल की बात करता हूँ कि जब आप ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो किस तरह का होना चाहिए। मैं पहले ही बात कर, आप 60-70% आपने लार्ज कैप रखा हुआ है, और बाकी 30% जो है आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर आप ले सकते हैं। आप टोटल लार्ज कैप में आप एक या दो से फंड, जो आप फंड आप चूज करते हैं उसमें एक कैटेगरी से एक फंड बहुत होता है। मुझे नहीं लगता एक कैटेगरी से 2 फंड से आपकी को डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है। तो अगर आपने इंडेक्स फंड लार्ज कैप चूज किया है तो एक कैटेगरी से एक ही फंड को चूज करें। अगर आप निफ्टी 50 लेते हैं तो निफ्टी 50 में एक फंड बहुत है, आपको जो है दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आप चाहें तो एक एक्टिव लार्ज कैप भी फंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन फंड इससे ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं। ये बात है, फंड का नंबर जो है आपने ठीक रखा है, फंड आपने बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, वो अच्छी बात है। और डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छा है। आप इंडेक्स फंड पे आप जो है बेट लगा रहे हैं, क्योंकि आपने ज्यादातर इंडेक्स फंड लिए हैं, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो। पर इंडेक्स फंड जब आप निवेश करते हैं तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट के साथ साथ उसकी वोलेटिलिटी होगी। तो मार्केट के साथ साथ आपका इंडेक्स फंड भी उतना ही गिरेगा जितना मार्केट गिरेगा। ये आप एक्टिव फंड्स में नहीं देखते हैं, क्योंकि एक्टिव फंड्स को फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो उस वोलेटिलिटी को आप समझते हैं तो आपका पोर्टफोलियो सही है, आप पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रिंस जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी हाँ सर, मैंने स्टॉक्स भी परचेज किया हुआ है और काफी सारा नुकसान है उसमें अभी फिलहाल। शेयर बाजार में जो आपने पैसे लगाए हैं उस पर कल जो है दोपहर 2 बजे हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट राजेश तांबे जुड़ेंगे। आप अपना प्रश्न हमें स्टॉक से जुड़ा हुआ भेज दीजिएगा, जो है उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। आज अभी जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पर ही उत्तर देंगे। पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ और कोई प्रश्न आप जानना चाह रहे हैं क्या? सर, मैंने इसमें अराउंड 15% इंटरनेशनल एक्सपोजर रखा है, तो क्या उसको मुझे बढ़ाना चाहिए या उतना ही सफिशिएंट है वो? मेरी राय में इंटरनेशनल एक्सपोजर 10-15% की रखेंगे तो बेहतर है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक आप फंड जो है बाकी 85 डोमेस्टिक रखें, और उस डोमेस्टिक में लार्ज कैप मिड कैप सब रखें। बट इंटरनेशनल एक्सपोजर जो जनरल हम एडवाइस करते भी हैं वो ये है कि 10 से 15% इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा है।
अब क्योंकि इंटरनेशनल जॉब आप तब बढ़ा सकते हैं जब आप ये समझ रखते हो कि भाई इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, या इंटरनेशनल मार्केट आगे कितना अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो सही है। वरना अदरवाइज 15% मेरी राय में आपके लिए अच्छा है, 15% का इंटरनेशनल एक्सपोजर। अरे जितेंद्र जी, इस पे एक और सवाल है, क्योंकि ये सवाल कल भी बहुत लोगों ने पूछा, और उसके पीछे लोगों का लॉजिक ये है कि हमने देखा कि नैस्डैक में, S&P में बड़ी गिरावट आ गई है, 30% टूट गए हैं, तो अब तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी आएगी, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? तो इन जनरल व्यू आपका क्या है कि अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी गिरावट आ गई है, तो क्या एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए अब शेयर बाजार है, इक्विटी मार्केट है, तो जब आप इक्विटी में गिरावट आती है तो हमेशा ये कंसर्न आता है कि भाई क्या मैं मार्केट इसकी अपॉर्चुनिटी ले लूं। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर आपकी ओवरऑल एसेट एलोकेशन का ही एक्सपोजर होना चाहिए। अगर आप ओवरऑल एक्सपोजर 25% तक लेते हैं और 15% निवेश किया हुआ है, तो वो 10% का लीवरेज आपके पास है, गिरावट आती है आप बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर आप एसेट एलोकेशन में ये लेके चलते हैं कि 15% से ज्यादा मैं नहीं लेके चलूंगा, तो मार्केट अगर गिरता भी है तो 15% का एक्सपोजर ही आपको रखना चाहिए। तो मेरी राय में ये डिसीजन इस पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कितना एक्सपोजर रखना चाहते हैं। जहां तक मेरा व्यू है, 15% एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट का अच्छा है, और एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है जी 15% एक्सपोजर मेरी राय में इनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रिंस जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गए सारे। कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? सर एक 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 क्वेश्चन और है मेरा कि स्मॉल कैप का भी एलोकेशन सही है या उसको भी कुछ बढ़ाने या घटाने की जरूरत है? अराउंड 10% मैंने स्मॉल कैप रखा है अभी। देखिए, स्मॉल कैप में मेरा ये मानना है कि अगर आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेते हैं, आपका होराइजन 15 साल से ज्यादा का होना चाहिए। अगर आपका होराइजन 10 साल का है और 10 साल के बाद आप इसको पूरा रिडीम कर लेंगे और इसको पैसे को कहीं यूटिलाइज करेंगे, तो उस लिहाज से देखो तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर सही है। अगर आप 15 साल से ज्यादा का होराइजन रख सकते हैं, तो स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। बट मेरी राय में 10 साल के होराइजन में स्मॉल कैप का एक्सपोजर सही है। तो उम्मीद करते हैं प्रिंस जी अब आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बाकी दर्शक भी हैं। जी सिर्फ उसका एक आखिरी क्वेश्चन है सर, मैं और जानना चाहता हूँ कि क्या नेस्डैक 100 में हम अभी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का टाइम सही है या अभी रुकना चाहिए और थोड़ा? ये प्रश्न तो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। जी चलिए चलिए, ठीक है सर। जी ठीक है सर, देखिए थैंक यू। मैं जी अच्छा, ये बताइए मनी नानी के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? सर मनी नायक का कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपनी फैमिली वालों को सबको शेयर कर दिया है मैंने कि सब लोग इसको देखो, और स्टेटस भी लगा के रखा हुआ है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला 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 रहा हूं मैं आपके माध्यम से। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप रोज देखिए, जुड़ते रहिए। और गुजरात में आपके जो बाकी मित्र हैं वो लोग भी जुड़े, बड़ी संख्या में गुजरात के दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भविष्य के लिए, आपके निवेश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी अमाउंट सोच रहे हो वो लक्ष्य आप पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, मोहित जी ने हमको व्हाट्सअप करके सवाल भेजा है, और बड़ा विस्तृत सवाल भेजा है, और हमारे तमाम कार्यक्रमों की इन्होंने प्रशंसा भी की है। ख़ास तौर से जो अंशुमान सर करते हैं मनी सेंट्रल पे, इन्होंने काफ़ी विस्तारपूर्वक भेजा है। और इन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि हमें एक खास शो जो है वो बिटिया की शादी पर करना चाहिए। तो आज बच्चों की पढ़ाई और शादी और तमाम विषयों पर ही हम बातचीत कर रहे हैं। मोहित जी, आपका सुझाव बड़ा अच्छा है, और अगर इस तरह के और सुझाव आते हैं तो एक दिन हम पूरा कार्यक्रम जो है वो बिटिया की शादी के ऊपर करेंगे। इनका प्रश्न ये है कि इनकी उम्र 29 साल है, एक निजी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 23,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, और अभी तक इनकी कोई खास सेविंग नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये की इनकी सेविंग है। अब बिटिया इनकी 3 साल की है। उनका कुछ सलाह दें हमें, ताकि बेटी की हेल्थ, एजुकेशन और शादी की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको अच्छे से निभा सकें। तो अमाउंट बहुत ज़्यादा ये बचा नहीं सकते, क्योंकि 23,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, उसमें इनको जो है बचाना भी है, और इस महंगाई में घर भी चलाना है, अपना खर्चा भी महीने का चलाना है, किराया भी देना होगा मुझे लगता है। तो काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए अगर ये 2-3 हज़ार रुपये बचाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से इनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? और ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि तनख्वाह में से बच नहीं पाती हैं चीज़ें, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे बहुत रहते हैं। जी जी जी। देखिए, कम निवेश में अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कम निवेश में मैं ज्यादा एक्यूमुलेट कैसे करूं, क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए
मुझे आगे की एजुकेशन और इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दूं, सुकन्या समृद्धि योजना में अब तक इन्होंने कुल 10,000 रुपये लगाए हैं। टिल नाउ इन्होंने लिखा है कि टोटल सेविंग इनकी 10,000 रुपये की है, जो सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से हो रही है। जी जी। तो सुकन्या समृद्धि में ऑलरेडी निवेश करते हैं। अब कॉर्पस कितना इकट्ठा कर पाते हैं डिपेंड करेगा कि कितना निवेश करते हैं, बट उसमें रिटर्न आपको एक तरह से फिक्स मिलता है। बट अगर हम मंथली निवेश की बात करें अब, तो मेरी राय में ये थोड़ा सा निवेश जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। बिटिया इनकी 3 साल की है, अभी कम से कम 15 साल है जब वो 18 की होगी, जहां इनको जो है कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी उसके कॉलेज के खर्चे के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए। तो अच्छा होराइजन है इनके पास, तो मंथली इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और क्योंकि उसमें 1000-2000 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, तो आप शुरू कीजिए इतने से, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अब एक ऐसा निवेश है जिसमें आप इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा रिटर्न अपने निवेश पे पा सकते हैं और कॉर्पस को बढ़ा सकते हैं। तो 12, 13, 14, 15% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपने इन्फ्लेशन के ऊपर अच्छा कमाया। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप थोड़ा थोड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करें और अपनी होराइजन जो है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी लंबी अवधि है, तो इसलिए आपको जो है बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जो है थोड़ा बहुत पैसे लगाना शुरू कीजिए। अभी आपकी जो है उम्र भी कम है, बेटी अभी 3 साल की है आपकी, और अभी तनख्वाह 23,000 है। अभी से आप शुरुआत करेंगे, आने वाले समय में हो सकता है आपकी आमदनी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े, तो उस प्रोपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट जो है आप बढ़ाते रहिए, ताकि अभी आपको लंबा समय है, तो जब तक बिटिया को आवश्यकता होगी तब तक एक ठीक ठाक रकम जो है वो आपके पास जमा हो जाएगी।